मीना को सच का पता चल चुका था। वो जान गई थी कि ड्रैकुला तो पहले ही मर गया था। काउंटेस बैथरी की आंखों से उसने सब कुछ दोबारा देखा था। वो जॉनथन और ड्रैकुला दोनों के लिए दुखी थी, पर अभी उसके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उसका शिकार करने के लिए काउंटेस अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। अगर वो जिंदा रहती तो उसके पास अपने पति का दुख मनाने के लिए बहुत वक्त होता। अगर वो मारी जाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास वैसे भी ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसके लिए वो जीने की इच्छा करती। उसका पति पहले ही मर चुका था और उसके बेटे को उस पर भरोसा ही नहीं था। उसे अब खुद को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान से भी लैस करना था। अगर वो जिंदा ना बचती तब भी उसे क्विंसी को इस दुनिया में मौजूद बहुत से खतरों के बारे में आगाह करना था। मीना ने फैसला कर लिया कि वो काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी के बारे में सब कुछ जानकर ही दम लेगी। वैन हेल्सिंग हमेशा ही कहते थे, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तुम्हें पहले उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। और काउंटेस मीना की नई दुश्मन थी। मीना और काउंटेस का खून एक दूसरे में मिल चुका था और वो दोनों अब एक दूसरे से जुड़ गए थे। कुछ ऐसा ही मीना के साथ पहले भी हो चुका था। 25 साल पहले वो ड्रैकुला से भी इसी तरह जुड़ी थी। इसका मतलब था कि काउंटेस बड़ी आसानी से मीना के ख्यालों को, उसकी इच्छाओं को और उसके गहरे से गहरे राजों को जान सकती थी। पर इसका एक और मतलब भी था। मीना भी कहीं ना कहीं काउंटेस के मन में झांक सकती थी। अगर पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा सा ही सही, पर मीना के पास ये मौका जरूर था। मीना एक किताबों की दुकान में काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी के बारे में किताबें ढूंढने निकल पड़ी। उसे सदियों पहले के उस चरित्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी, पर उसे जैसी उम्मीद थी उस तरह की बातें उसे पढ़ने को नहीं मिली। एक डरावनी कहानी की जगह उसे एक दर्द भरी दास्तान पढ़ने को मिली। इतिहास में पैदा हुए कई बुरे लोगों की तरह ही एलिजाबेथ कोई शैतानी दिमाग की औरत नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसी बन गई थी। 16वीं सदी में पैदा हुई उस औरत को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। औरतों को लेकर उस जमाने के लोगों के ख्यालात और बर्ताव आज से भी कहीं बुरा था। उसकी शादी जबरदस्ती अपने से 2 गुने बड़ी उम्र के आदमी से की गई थी। ये सब पढ़ते हुए मीना की आंखों के सामने से एक नाम गुजरा, फ्रेनेक नेडेस्डी। ये नाम पढ़ते ही उसके मन में जैसे नफरत का एक तूफान सा उठने लगा। उसके मन में कई चित्र उभरने लगे, शारीरिक यातना, प्रताड़ना और एक गंदी बदबू। ये काउंटेस के मन में उठे विचारों का ही एक प्रतिबिंब था जो मीना के मन में भी बनने लगा था। मीना ने तुरंत ही वो किताब बंद कर दी। ऐसा शायद उसने इसलिए किया था क्योंकि इससे उसके दिमाग में उठने वाली वो यादें बंद हो जाएं। पर फिर भी अंधेरे में उड़ने वाले छोटे छोटे जुगनुओं की तरह मीना के मन में बहुत कुछ उभरने लगा। मीना और काउंटेस के बीच खून का जो लेन देन हुआ था वो एक घूंट से ज्यादा नहीं था, और इससे मीना के मन में बस टूटी फूटी यादें ही आ पाई थीं। पर फिर भी काउंटेस की दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए यह काफी था। मीना अब तक ये समझ चुकी थी कि एलिजाबेथ को हंगेरियन, जर्मन और लैटिन तीनों ही भाषाओं में अच्छी महारत हासिल थी। उसने ये सारी बातें ध्यान से लिख ली और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। पढ़ते वक्त उसे इस बात का भी भान हुआ कि बैथरी को घुड़सवारी और तलवारबाजी की भी अच्छी जानकारी थी, और उसकी अनडेड शक्तियों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सब उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते थे। पढ़ते हुए एक जगह मीना का ध्यान गया। वहां लिखा हुआ था कि जब एलिजाबेथ का पति नेडेस्डी युद्ध पर गया हुआ था
तब वो आंट कार्ला के पास थी। बैथुरी की यादों में उसने आंट कार्ला को बड़ा साफ साफ देखा था और उसके साथ साथ उसने एक और मरी हुई लड़की को गर्दन से झूलते हुए भी देखा था। ये लड़की कौन थी और इसे क्यों मारा गया था, इसका जवाब मीना के पास नहीं था। मीना ने काउंटेस की यादों पर ध्यान जमाने की कोशिश की, पर वो यादें शीशे पर चढ़ी किसी धुंध की तरह गायब हो गईं। उसने अभी अभी पढ़ा था कि आंट कार्ला उससे बड़े ही अजीब तरह से अलग हो गई थी। ऐसा तब हुआ था जब उसके पति के परिवार ने एक हथियारबंद सैनिक को उसे वापस लाने के लिए भेजा था। इतिहासकारों के मुताबिक अपने ससुराल वापस आने के कुछ समय बाद ही बैथुरी को बच्चे भी हुए, जिनकी देखभाल उसने जी जान से की थी। मीना के लिए यह कल्पना करना थोड़ा मुश्किल था, पर उसने आगे ये भी पढ़ा कि उसके दोनों बच्चे, बेटी अर्सला और बेटा अंदशाद, जल्द ही किसी बीमारी से मारे गए थे। दुख और गुस्से ने मीना को घेर लिया था, क्योंकि वो अपने मन में देख पा रही थी कि कैसे फ्रेनेक ने एलिजाबेथ को लातों घूंसों से पीटा था। फ्रेनेक का कहना था कि एलिजाबेथ उसे कोई वारिस नहीं दे पाई थी। मीना के सामने किसी जीती जागती तस्वीर की तरह बन रही वो यादें अब एकदम साफ हो गई थी। उन्होंने जैसे मीना पर अपना काबू कर लिया था। काउंटेस जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका जबड़ा टूट गया था। अपने मुंह में भरे हुए खून को थूकते हुए एलिजाबेथ बोली, तुमने मुझसे हर वो चीज छीन ली है जिसे मैं प्यार करती थी। अब मैं तुम्हारे सभी दुश्मन जिनसे तुम नफरत करते हो, उन्हें अपना दोस्त बना लूंगी। अब मैं तुमसे वो लूंगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दुखों को बर्दाश्त करो, अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो। यही कहा है ना तुमने इन इंसानों से। ये शब्द एलिजाबेथ बैथरी ने अपने पति फ्रेनेक से नहीं, बल्कि भगवान से कहे थे। मीना उसके शब्दों में भरा दर्द और गुस्सा महसूस कर पा रही थी, पर मीना ने खुद कभी भी जिंदगी में ऐसा गुस्सा नहीं किया था। इस तरह का भयानक गुस्सा किसी को भी पागल कर सकता था। सन 1604 में फ्रेनेक ने डेज़डी को एक गहरा घाव लगा था। किताबों की माने तो उसने एक वैश्या को पैसे देने से इनकार कर दिया था और उस वैश्या ने उसे चाकू मार दिया। मीना के दिमाग में एक तस्वीर उभरी जिसमें फ्रेनेक अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मीना ने देखा कि बैथरी बड़े ध्यान से अपने पति के जख्म पर लगी पट्टी को हटा रही थी। मीना को दोबारा एक गंदी बदबू आती महसूस हुई। एक चांदी की चम्मच से एलिजाबेथ अपने पति के घाव पर बड़ी सावधानी से दवा की जगह खाद डाल रही थी। इस वाकये के कुछ दिनों बाद ही फ्रेनेक मर गया था। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। उसका कारण उसके घावों में हुआ संक्रमण था। मीना को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब फ्रेनेक जैसे घटिया आदमी को भी इस तरह से मारना हैवानियत थी। अपनी शादी से आजादी पाने के बाद एलिजाबेथ खुद को भगवान के बनाए नियम और इस समाज से ऊपर समझने लगी थी। बैथरी ने अब अपना सही स्वभाव दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती थी। वो अक्सर ही आसपास की लड़कियों के साथ हम बिस्तर होती थी और वो ये सब खुलेआम करती थी। जिस इलाके पर उसका राज था, वहां के लोग पहले उसके नेतृत्व को जितना अच्छा समझते थे, अब उसके व्यवहार से वो नाखुश रहने लगे थे। गांव वालों को लगता था कि बैथरी भगवान के रास्ते से हटकर चलने लगी थी और इसी वजह से उन पर कोई श्राप आ सकता था। वो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सीधा राजा से संपर्क किया और कहा कि वो बैथरी को या तो यहां से कहीं दूर भेज दें या फिर उसे जेल में डाल दें। पर राजा ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। उसने एक चिट्ठी सीधा बैथरी के परिवार को भेजी और उनसे उसे समझाने के लिए कहा। बैथरी के परिवार वालों ने उसके पास कई पादरियों को भेजा, पर उसने उन सभी को भगा दिया। बैथरी के परिवार वालों ने उसे एक कासल में नजरबंद करवा दिया, जहां वो 4 साल तक रही।
अब मीना के दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बन रही थी। वो किसी स्याह अजनबी की थी। ये वो अजनबी था जिसने बैथरी को उस कासल से आजाद करवाया था। पर उसने ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब मीना को अभी तक नहीं मिला था। मीना ने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि शायद उसे उस अजनबी का चेहरा दिख जाए, पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ और नहीं दिखा। पर अगले ही पल उसके दिमाग में ड्रैकुला की छवि कौंधी, जो तुरंत ही गायब भी हो गई। ये तस्वीर काउंटेस की यादों से उभरी थी या फिर मीना के अपने अनुभवों से? इसका जवाब मीना के पास नहीं था। मीना किताबें पढ़ती रही। कासल में बिताए उन 4 सालों के बाद अगले 3 सालों में बैथरी के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। वो जैसे अगले 3 सालों के लिए इस धरती से गायब हो गई थी। उसके बाद जब बैथरी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की होने वाली थी, वो हंगरी में अपने कासल वापस आ गई। पर अब तक उसमें काफी बदलाव आ गए थे और उसके वापस आते ही उसके अपने परिवार और उसके मरे हुए पति के परिवार में कई भयानक खून हुए थे। गांव से कई जवान लड़कियां गायब हो गई थीं। दूर दराज के इलाकों में बात फैल गई थी कि ये सब बैथरी का ही किया धरा था। अब जो तस्वीरें मीना के दिमाग में बन रही थीं, वो काफी अश्लील थीं। ये तस्वीरें बैथरी की अय्याशी की थीं, एक साथ कई लड़कियों से संबंध बनाते हुए, विकृत हरकतें करते हुए, मूर्ति पूजा करने वालों की तरह पूजाएं करते हुए और कुछ में तो शैतान का आवाहन करते हुए। बैथरी ने भगवान से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लिया था और उसका नतीजा मीना के सामने था। गांव वाले दबी जुबान में बातें करते थे कि वो अजनबी जो बैथरी को अपने साथ ले गया था, उसने उसे काली विद्याओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। वो कहते थे कि वो अजनबी कोई करामाती इंसान था जिसने उसे ये सब सिखाया था। बैथरी के कासल के सारे मर्द, चाहे वो वहां काम करते हों या सैनिक हों, भाग चुके थे। जिस तरह की कहानियां उन्होंने बाहर आकर बताई थीं, वो अश्लील होने के साथ साथ खतरनाक भी थीं। इस तरह की बातें गांव के उन सीधे साधे लोगों ने पहली बार सुनी थी। अपने कासल में बैथरी ने सिर्फ महिला सहायकों को ही काम पर रखा था। वहां होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया और खून बहता रहा। बैथरी एक कसाई में तब्दील हो गई थी, जिसने क्राइस्ट को मानने वाले सारे लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। एक बार राजा के कुछ लोगों ने बैथरी के कासल पर अचानक छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बैथरी को आपत्तिजनक हालत में 3 लड़कियों के साथ पकड़ा था। आपस में संबंध बनाते हुए वो चारों मिलकर एक लड़की का खून पी रही थी और उसके खून से नहा भी रही थी। बैथरी के कासल के तहखाने में उन्हें यातना देने वाली कई ऐसी चीजें मिली जो किसी आम इंसान की कल्पना से भी बाहर थीं। उन्हें वहां कई किसानों की बेटियां भी मिली जो कि बहुत ही खराब हालत में थीं। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। कई बार उनका बलात्कार किया गया था और कुछ तो मर भी गई थीं। उसके कासल के आसपास खुदाई करने पर उन्हें वहां ढेरों कंकाल मिले। अपने गुनाहों के लिए बैथरी की सारी महिला सहायकों को मार दिया गया था। उनके शरीर को जलाकर उनकी राख को बिखेर दिया गया और बैथरी के ऊपर भी मुकदमा चला। यह सिर्फ उसके परिवार का प्रभाव था कि उसे स्टेक पर टांग कर जलाया नहीं गया, पर बैथरी को छोड़ा भी नहीं गया था। उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी थी। बैथरी एक बहुत ही रईस घर में पैदा हुई थी। अपनी उम्र की किसी भी दूसरी औरत से ज्यादा वो सुंदर थी, पर फिर भी उसे अपनी हरकतों की वजह से सिर्फ जीते जी नहीं, बल्कि मरने के बाद भी नर्क भोगना पड़ा। एक बार फिर से बैथरी की यादों ने मीना के मन को घेर लिया। कोई आदमी था जो बैथरी की मदद के लिए उसके पास आया था।
इस अनजान आदमी ने बैथरी को जेल से भगाने की योजना बनाई थी। जिस कमरे में बैथरी को रखा गया था वहां कोई खिड़की दरवाजा नहीं था। उसके सामने की दीवार के नीचे बस एक छोटा सा छेद था जिससे उसे खाना दिया जाता था। इसी छेद से एक दिन बैथरी को एक चिट्ठी मिली। मीना ने अपना ध्यान बैथरी की यादों पर और भी ज्यादा केंद्रित कर लिया। ये चिट्ठी हंगेरियन में लिखी हुई थी। मीना उसमें लिखे शब्दों को पढ़ सकती थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि बैथरी का खून अब बदल चुका है। अगर किसी इंसान के शरीर में किसी वैम्पायर का खून मिला दिया जाए तो इंसान का शरीर वैम्पायर के जहर से लड़ने की कोशिश करता है, पर एक हद तक लड़ने के बाद इंसानी शरीर जवाब दे देता है और वैम्पायर का जहर उसे अपने हिसाब से चलाता है। यह इंसान के जिस्म को एक नया और बहुत ही बेहतर रूप देता है। यह चिट्ठी बैथरी को बता रही थी कि उसके जिस्म में अब वैम्पायर का खून है जिसने उसे पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया है। वो अब अनडेड बन चुकी है। उसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है और वो है उसके दिल में स्टेक घोंपना। इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि अनडेड होने के बाद वैम्पायर बने इंसान का दिल इतना धीरे धड़कता है कि उसकी उम्र नहीं बढ़ती और उसके दिल की धड़कन सुनी ही नहीं जा सकती। सरल शब्दों में यह चिट्ठी बैथरी को उसकी असली ताकत और इस नई जिंदगी का महत्व समझा रही थी। मीना को अब यह भी समझ आ गया था कि उसकी खुद की उम्र इतना धीरे क्यों बढ़ रही थी। उसके जिस्म ने चाहे जितनी भी कोशिश की थी, पर ड्रैकुला के खून ने अपना असर दिखाया ही था। वो अनडेड नहीं बनी थी, पर उसकी उम्र जैसे रुक सी गई थी। चिंता और उत्सुकता से भरी मीना अब यह जानना चाहती थी कि ड्रैकुला और बैथरी, जिनका खून अब उसके शरीर में समा गया था, इसके और क्या क्या असर उसके जिस्म पर होने वाले थे या फिर हो चुके थे। मीना को इस बात का संतोष था कि जब तक वो जिंदा है, कम से कम तब तक वो वैम्पायर तो नहीं बनेगी। पर मरने के बाद क्या वो वैम्पायर बन जाएगी? पता नहीं। अपनी जेल में बैथरी ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था और इसीलिए एक वैद्य को उसे देखने के लिए बुलाया गया। उस वैद्य ने दीवार के नीचे बने छेद से अंदर झांका तो बैथरी अपने बिस्तर पर स्थिर पड़ी हुई थी। वो दीवार तोड़ी गई। बैथरी के शरीर में उसके जिंदा होने के कोई निशान नहीं थे, ना तो दिल की धड़कन और ना ही सांसें। उसे रात को चुपचाप वहां से निकाला गया और एक ताबूत में भरकर दफना दिया गया। बैथरी को भुला दिया गया था, पर मीना को बैथरी की यादों में उसके उस ताबूत को अपनी उंगलियों से तोड़ने और मिट्टी खोद कर बाहर आने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। बैथरी अपनी कब्र से बाहर आ चुकी थी और अगली कुछ सदियों तक मासूम इंसानों पर होने वाले अत्याचारों की जैसे बाढ़ सी आने वाली थी। मीना ने पहले भी ड्रैकुला जैसे ताकतवर शैतान का सामना किया था, पर बैथरी वो ड्रैकुला जैसी नहीं थी। ये हैवान तो बस मजे के लिए लोगों को मारती थी। इंसानी जज्बात का एक कतरा भी उसके अंदर नहीं था। मीना पहले से भी ज्यादा डरी हुई थी। मीना ये किताब बंद करके अपनी आगे की योजना बनाने का सोच ही रही थी कि उसने एक पन्ने पर ऐसा कुछ देखा कि वह रुक गई। ये था बैथरी का वंश वृक्ष। मीना ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। बैथरी के दादा स्टीफन बैथरी एक हंगेरियन अभिजात वर्ग से आते थे, पर मीना ने यह नाम कहीं और भी देखा या पढ़ा था। मीना की उंगलियां उस वंश वृक्ष पर चल रही थी और ढूंढते ढूंढते वो एक और नाम तक पहुंची। यह नाम था हेलन जिलागी। यह नाम देखकर मीना के शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। वो समझ गई थी कि ड्रैकुला और बैथरी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था। व्लाद ड्रैकुला तृतीय हेलन जिलगी का पति था। स्टीफन बैथरी ने ड्रैकुला के साथ मिलकर युद्ध लड़े थे।
उसने ड्रैकुला को अपने पिता की मौत के बाद अपना राज्य कायम रखने में काफी मदद की थी। ड्रैकुला ने स्टीफन की चचेरी बहन के साथ शादी करके रोमन साम्राज्य के साथ एक गठबंधन बना लिया था। ड्रैकुला को लगता था कि वो क्राइस्ट का धर्म योद्धा है और उसके बनाए हुए इस गठबंधन से वो ईसाइयत के दो धड़ों को एक करके ऑटोमन साम्राज्य का मुकाबला करने में कामयाब होगा। शायद अभी कुछ देर पहले मीना के ख्यालों में आया वो अजनबी, वो स्याह अजनबी ड्रैकुला ही था। वो जानती थी कि ड्रैकुला का प्रतिबिंब उसके मन में यूं ही नहीं उभरा था। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर था। ड्रैकुला बैथोरी का दूर का भाई भी था, जो उसकी मदद के लिए उससे मिलने जेल में आया था। जिन काली विद्याओं की सीख उसने बैथोरी को दी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि किस ऑफ द वैम्पायर ही था। पर मीना के दिमाग में एक उलझन थी। एक आदमी जो खुद को भगवान का धर्म योद्धा कहता था, वो कैसे बैथोरी को एक हैवान में बदल सकता था? इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता था? अपने घर में देखे उस सपने के मुताबिक मीना ने खुद बैथोरी को ड्रैकुला के दिल में खंजर उतारते हुए देखा था। पर क्यों? उसने ऐसा किया ही क्यों? ये सब सोचते सोचते मीना को एक बात और याद आई। उसने अपने उस सपने में बैथोरी को काउंट से कहते हुए सुना था, उसने बस एक घटिया औरत के लिए उसे छोड़ दिया। मीना को अब एक झटका सा लगा। ड्रैकुला और बैथोरी के बीच की दुश्मनी का कारण क्या वो खुद थी? ड्रैकुला और बैथोरी एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते होंगे। हाँ, उनमें आपस में सदियों पुराना रिश्ता तो था। ड्रैकुला मीना के साथ कहीं दूर चला जाना चाहता था और शायद यही वजह थी कि बैथोरी को यह सब एक धोखे जैसा महसूस हुआ। और शायद यही वजह थी कि बैथोरी को यह सब एक धोखे जैसा महसूस हुआ था। और ये एक और वजह हो सकती थी कि बैथोरी को मीना से जलन हो गई थी। मीना को अब ये खेल समझ में आने लगा था। बैथोरी उसे और उसके सारे साथियों को, जिन्होंने ड्रैकुला को उससे दूर किया, उन सबको बर्बाद करना चाहती थी। पर मीना को अब भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला था। ऐसा क्या था कि बैथोरी ने यह करने के लिए इतने साल इंतजार किया? मीना को इसका बस एक ही जवाब सूझ रहा था कि यह शायद जैक से जुड़ा हुआ हो सकता है। शायद जैक को बैथोरी के वैम्पायर होने के बारे में पता चल गया हो और उसने अकेले ही उससे लोहा लेने की कोशिश की, जिसमें जाहिर है वो नाकामयाब रहा था। उसके किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की और जब उसने बैथोरी पर अपना निशाना साधा तो उसे अपनी जिंदगी में एक नया लक्ष्य मिल गया। बैथोरी शातिर औरत थी। सालों बाद जब सारे हीरोज अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और उनमें वो पहले वाली एकजुटता नहीं रही, तब उनका शिकार करना आसान हो गया था। मीना को अब समझ में आ गया था कि बैथोरी ने यह शब्द, तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हें जिसे भी तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो उससे दूर कर दूंगी, ऐसा क्यों कहा था? मीना को वो कमरा घूमता हुआ सा लग रहा था। बैथोरी किसी जानवर से भी बदतर एक पागल हैवान थी। उसे जल्दी ही अपने बेटे को ढूंढना था। सोहो में आर्चर स्ट्रीट पर मौजूद अपने कमरे में एक क्विंसी आ चुका था। यह कमरा अच्छा था और पैसे भी ज्यादा नहीं थे। यहां आसपास उसके ही जैसे कई और कलाकार रहते थे। उस लंबे गलियारे से होते हुए क्विंसी अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वैन हेल्सिंग के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो सोच रहा था कि उस पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता। उसके माँ बाप, आर्थर, वो सब उसे बच्चा क्यों समझते हैं। शायद वैन हेल्सिंग से उसका आमना सामना ये एक तरह का इम्तिहान था जिसमें वो नाकामयाब रहा था। छड़ी लेकर घूमने वाले एक बूढ़े आदमी ने उसे हरा दिया था। क्विंसी ने चाबी अपने कमरे के दरवाजे में लगाई और वो चौंक गया। दरवाजा खुला हुआ था
अंदर कोई तो था। अब भागने का कोई फायदा नहीं था। अगर ड्रैकुला यहां हुआ तो अब तक उसने चाबी घुमाने की आवाज तो सुन ही ली होगी। वैसे भी वो ड्रैकुला से भाग नहीं सकता था। क्विंसी के लिए यह खुद को साबित करने का एक मौका था और वो अपनी खुद की नजरों में अपनी इज्जत बना सकता था। वो दरवाजा धीरे से खुला और क्विंसी ने अंदर अंधेरे में देखने की कोशिश की। एक पतले से लंबे आदमी की परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। उसका मुंह खिड़की की तरफ था। अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करते हुए क्विंसी ने कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? एक माचिस चली और उस आदमी ने अपनी सिगार जलाई। क्विंसी उसकी सिगार से उठते धुएं को देख पा रहा था। अपने डर पर काबू पाते हुए क्विंसी आगे बढ़ा और उसने बल्ब जला दिया। एक हम की आवाज के साथ वो टंगस्टन बल्ब जल उठा और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। वो आदमी अब भी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसने कहा, गुड इवनिंग मास्टर हार्कर। क्विंसी उसके सुनहरे बालों और आवाज को पहचान गया। यह आर्थर होमवुड था। उसने कहा, लॉर्ड गोडलमिंग आप? आर्थर पलटा और उसने कमरे के बीच में रखे बड़े से बक्से की ओर इशारा किया। उस बक्से पर क्विंसी का आर्थर को दिया हुआ कॉलिंग कार्ड रखा हुआ था। इस कार्ड के पीछे क्विंसी का पता भी लिखा था। आर्थर कुछ पीला सा लग रहा था। वो काफी थका मालूम पड़ रहा था और उसकी आंखों में एक खोखलापन सा था। क्विंसी सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि आर्थर सीधा उसके पास आ गया। वो आसानी से डरने या फिर किसी की बात मानने वाला आदमी नहीं था। आर्थर ने माचिस की तीली फायरप्लेस में फेंक दी और दस्ताने पहने हुए हाथों को खिड़की की जाली पर घुमाया। उसके दस्तानों पर हल्की धूल बैठ गई थी। क्विंसी जिस हाल में रहता था उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्विंसी ने पूछा, क्या आप भी मेरी मां के कहने पर मुझे डराने आए हैं? मैं मरने से नहीं डरता। वैन हेल्सिंग पहले ही मुझे धमकाने की कोशिश कर चुके हैं। आर्थर के चेहरे पर हैरानी थी। क्विंसी ने अपने गले से स्कार्फ हटाते हुए अपनी गर्दन पर लगी हुई खरोंच आर्थर को दिखाई। आर्थर ने कहा, मैंने कभी वैन हेल्सिंग के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठाए, पर अभी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी उनसे पिछले 25 सालों से नहीं मिला। क्विंसी जिस आर्थर से कुछ दिनों पहले मिला था, ये वो आर्थर नहीं था। उसने पूछा, क्या आप यहां मेरी मदद करने आए हैं? आर्थर का चेहरा दृढ़ हो गया। उसने कहा, मैंने सपने में लूसी को देखा था। उसने मेरी आंखें खोल दी। न जाने क्यों पर क्विंसी को आर्थर पर भरोसा हो रहा था। आर्थर खिड़की से पिकाडिली सर्कस की ओर देख रहा था। उसने कहा, चाहे जो भी करना पड़े, पर अब वक्त आ गया है कि मैं उसे खत्म करूं जो मैंने 25 साल पहले शुरू किया था। आर्थर ने अपनी कमर सीधी की और अपना सर ऊपर उठा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों के पंजों को किसी सैनिक की तरह सीधा किया। अब की बार जब वो क्विंसी की तरफ पलटा तो उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अगर आप सही है मास्टर हार्कर, और किसी भी तरह से अगर ड्रैकुला जिंदा है, तो हम दोनों को अभी इसी वक्त भगवान की शपथ लेनी होगी कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस बार हम उसका खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर देंगे। आर्थर का मन पक्का था। पहली बार क्विंसी को कोई ऐसा मिला था जिस पर वो अपनी इस लड़ाई में भरोसा कर सकता था। बिना हिचकिचाहट क्विंसी ने कहा, मैं भगवान की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा और उस ड्रैकुला की मौत मेरे हाथों ही होगी।